तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जो शॉर्टकमिंग्स थी, कोई क्लियर अथॉरिटी नहीं थी, इंग्लिश लॉज लगाने हैं या इंडियन लॉज लगाने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी थी। गवर्नर जनरल जो कि रिस्पॉन्सिबल थे काउंसिल के डिसीजंस के लिए, बट एट द सेम टाइम उन्हें कोई वीटो पावर नहीं था। अदर गवर्नर जो थे ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, they were acting independently because of the geographical distance between Bombay, Madras and Bengal. अब हम देखते हैं कि इन डिफेक्ट्स को अमेंड करने के लिए, इन डिफेक्ट्स को सुधारने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या कदम उठाए। एक अमेंडिंग एक्ट लाया गया 1781 का, विच वॉज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पिट्स इंडिया एक्ट नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, दैट इज अ डिफरेंट एक्ट एंड दिस इज अ डिफरेंट एक्ट। दिस वॉज टू अमेंड द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या चेंजेस किए गए? सबसे बड़ा चेंज ये किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट था और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी, जो 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की और सुप्रीम कोर्ट के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया। इन अदर वर्ड्स उनकी जो पावर्स थी उनको सेपरेट किया गया। सो इधर से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है सेपरेशन ऑफ पावर का। दोनों के जो पावर्स थे वो अलग अलग डिफाइन कर दिए गए, उनके एरियाज बांट दिए गए। जैसे हम आज देखते हैं कि जो जुडिशरी है, जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है और जो इंडिया का एग्जीक्यूटिव है, दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, और जो जुडिशरी होती है उसका काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना और किसी भी लॉ की वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना। तो इसी तरीके से उस समय भी जब प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पावर्स को डिवाइड कर दिया कि भाई अब आपके जो एरियाज हैं वो अलग अलग हैं ताकि आप दोनों के बीच में क्लैश ना हो। दूसरा अमेंडमेंट क्या किया इन्होंने? गवर्नर जनरल और जो उनकी काउंसिल थी उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल अब टोटली अलग अलग हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन गवर्नर जनरल के ऊपर नहीं चलना था, गवर्नर जनरल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन था। रेवेन्यू मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर लेके गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को दे दिए गए। और जो एक प्रॉब्लम थी कि एम्बिग्विटी थी कौन से लॉज लगाने हैं नेटिव्स के केस में, तो जो पर्सनल लॉज थे, जो इंडिया के लॉज थे, उन्हें एप्लीकेबल कर दिया गया। अब ये चेंजेस तो कर दिए, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थितियां अभी भी सुधर नहीं रही थी। अभी भी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर ही थी। तो इसके बाद जो उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे पिट्स द यंगर, उन्होंने लेकर आए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब इसके जो प्रोविजंस हैं, इस एक्ट ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया टर्म ब्रिटिश possessions इन इंडिया। इसका क्या मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी इंडिया में possessions थे, possessions एज इन लैंड्स थी, फैक्ट्रीज थी, या जिन भी प्रोविंसेस पे उन्होंने अपना अधिकार जमाया था, वो सब अब कहा जाएंगे ब्रिटिश possessions इन इंडिया। मतलब कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज अब हो गई हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको लाने का सिग्निफिकेंस ये है इस प्रोविजन को कि गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाना चाह रही थी, वो उनकी इंडिपेंडेंस को धीरे धीरे खत्म करना चाह रही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया। अब 1773 के एक्ट में, जो 1773 का एक्ट था, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स स्टैब्लिश किया गया था। किस लिए स्टैब्लिश किया गया था? कंपनी के रेवेन्यूज को ऑडिट करने के लिए, है ना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या था? रेवेन्यू एक्टिविटीज थी। नाउ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया गया टू मैनेज मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। अब मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेटेड अगर कोई भी पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में लानी है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगी? उसके लिए वो पॉलिसी पहले जाएगी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट उसे अप्रूव करेगा, उसके अप्रूवल के बाद ही जो है वो पॉलिसी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो इस चीज के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया। अब कंफ्यूजन को कैसे अवॉइड करना है
कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास क्या क्या, क्योंकि क्वेश्चन इस एरिया से आते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास कौन से एरियाज थे एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास कौन से एरियाज थे। सो बी फॉर बीओडी एंड बी फॉर बड़े डिसीजंस। तो जो भी बड़े बड़े डिसीजंस थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा। एंड देन सी फॉर सीओडी एंड सी फॉर कमर्शियल, है ना। तो सीओडी वॉज नाउ लिमिटेड टू कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इस तरीके से हमें बीओसी और सीओडी के बीच का डिफरेंस याद रखना है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक इजी ट्रिक बता दी है। अब हम आते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भी सब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं हो गया था, उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे। अब क्या डिफेक्ट्स थे? अब जो अमेंडिंग एक्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच तो क्लैरिटी ला दी थी। अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। क्या खड़ी हो गई थी? पावर्स ऑफ द कंपनी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब सीओडी जो है वो काइंड ऑफ कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो गया था एंड बीओसी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था। अब इन दोनों के बीच में क्लैशेस आने लगे कि किसकी क्या पावर्स हैं। ऑल्दो इन्होंने डिफाइन किया था बट प्रैक्टिकली कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे एम्बिग्विटी रहती है कि ये रेवेन्यू का पार्ट है या पॉलिटी का पार्ट है, ये मिलिट्री का पार्ट है या रेवेन्यू का पार्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होना चाहिए या पॉलिटी का पार्ट होना चाहिए। इस तरह से कुछ एरियाज में एम्बिग्विटी रहती है। तो वहां पे कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि डिसीजन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लेना है या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लेना है। गवर्नर जनरल जो थे हमारे बंगाल के, उनके पास अब ये हो गया था प्रॉब्लम कि कंपनी और क्राउन के कंपीटिंग इंटरेस्ट हो गए थे। कंपनी को अपना बिजनेस चलाना था, क्राउन को प्रॉफिट चाहिए था। इसके बीच में फंस गए थे हमारे गवर्नर जनरल। उन्हें नेविगेट करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी इन दोनों के बीच में। वो कंपनी और क्राउन के बीच में, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच में फंस के रह गए थे। कोई क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी दोनों के बीच में, बीओसी और सीओडी के बीच में। ना तो क्लैरिटी थी पावर्स के लिए, ना क्लैरिटी थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। अब ऐसी सिचुएशंस में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती थी कि गवर्नर जनरल को जो है वो डिस्क्रिशनरी डिसीजंस ले लेने पड़ते थे, जिसकी वजह से पॉलिसीज जो है वो इनकंसिस्टेंट हो रही थी। जहां पर भी आप डिस्क्रिशन का एलिमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वहां पे दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वहां पे पॉलिसीज जो है वो इनकंसिस्टेंट होने लगती हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें आज के मॉडर्न पार्लेंस में, तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए हमेशा जो रूल्स हैं वो क्लियर और रिटन होते हैं। डिस्क्रिशन का स्कोप बहुत ज्यादा कम होता है। वो इसीलिए होता है कि कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, रूल्स जो है वो सबके लिए क्लियर हो और फेयरली एप्लीकेबल हो। हर एक व्यक्ति के लिए क्लियर एंड फेयर रूल्स होना चाहिए। और जहां पे डिस्क्रिशनरी एलिमेंट आता है वहां पे हमारे लिए परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। तो ये सब दिक्कतें थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। अब जब 1773 का एक्ट आया ना, रेगुलेटिंग एक्ट, तो कंपनी को क्या करना था? रेगुलेशन करना था। रेगुलेशन कैसे करना था? कि जो चार्टर इशू हुआ था जिसपे ईआईसी बनी थी, अब उस चार्टर को हम एवरी 20 ईयर्स रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो 1773 में रेगुलेशन एक्ट आया, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें थी, इसलिए बीच में जो है 1781 और 1784 में दो एक्ट और लाने पड़े। लेकिन अब 20 साल हो गए, 20 साल गुजर गए, तो फाइनली चार्टर को रिवाइज करने का टाइम आ गया। तो हम लेकर आए चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है। अब पहला प्रोविजन तो ये कि फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स जो है कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया, कि भाई 20 साल आप और आराम से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ये अलाउ कर दिया गया, मोनोपोली तो नहीं की है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिविजुअल्स और कंपनी एम्प्लॉयज को इंडिया में ट्रेड करने के लिए लाइसेंस दे सकती है। अगर कोई और इंडिविजुअल या कंपनी का एम्प्लॉय या कोई भी चाहता है इंग्लैंड से आके ट्रेड करना, तो उसका लाइसेंस ईस्ट इंडिया कंपनी दे सकती है, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बट ईस्ट इंडिया कंपनी अब फर्दर लाइसेंस ग्रांट कर सकती है टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज। इस चीज को बोला गया कंट्री ट्रेड या प्रिविलेज ट्रेड। अब ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कंट्री ट्रेड या प्रिविलेज ट्रेड कब आया? 1793 में। ठीक है। उसके बाद
It established that the acquisition of sovereignty by the subjects of the crown is on behalf of the crown and not in its own right. इसका क्या मतलब हुआ इतने कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट का? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो भी एक्विजिशंस करती है, ठीक है, इंडिया में जो भी एक्विजिशंस करती है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ना होकर क्राउन के कहलाएंगे, ठीक है ना। स्पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश possessions इन इंडिया टर्म इंक्लूड कर ही दिया था। अब इस चीज को और थोड़ा सा फर्दर डिफाइन कर दिया है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मियरली अब एक एजेंट रह गई थी। कौन सी एजेंट? पॉलिटिकल एजेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे, वहां कंपनी का कोई राइट नहीं था, वो बस एक एजेंट की तरह एक्ट कर रही थी, एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। फिर एक प्रोविजन ये दिया कि जो सैलरीज ऑफ द स्टाफ है, स्टाफ की जो सैलरी है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सैलरी है, अब वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। कंपनी के रेवेन्यूज पे धीरे धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लगाम लगाती जा रही है। एंड उसके अलावा जो कंपनी के एक्सपेंसेस होंगे उनको हटाने के बाद जो इंडियन रेवेन्यू बचता है, उसमें से 5 lakhs एनुअली कंपनी को जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब भाई कंपनी ने लोन ले रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना था कि कंपनी प्रॉफिट कमाए, ट्रेड करे और साथ में हमको हमारा पैसा वापस भी करती जाए। तो ये प्रोविजन डाला कि कंपनी जो है वो हमें 5 लाख रुपए एनुअली इंडियन रेवेन्यू से बाकी सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद देगी। तो इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं चार्टर एक्ट में, अपना कंट्रोल जो है वो कंपनी के ऊपर बढ़ाती चली जा रही है। जो कि एक कह सकते हैं कि एक प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन चल रहा है। तो जो 1773 का एक्ट था, 1773 का एक्ट जो था, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, है ना। और अब आगे के जो हम एक्ट्स पढ़ेंगे, 1793 के बाद 1813 आएगा, 1813 के बाद फिर 20 इयर्स 1833 आएगा, एंड देन 1853 आएगा। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे करके और कंपनी जो है वो अपना सेंट्रलाइजेशन का पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग करती जा रही है। नाउ देयर इज एन अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। अगर आप चाहते हैं कि ये पीपीटीज या फिर हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो आपको कैसा लगा, क्या फर्दर आपके सजेशंस हैं, क्या इसमें मैं और ऐड कर सकती हूँ, क्या आप मुझसे और एक्सपेक्ट करते हैं, दैट थिंग्स ऑल्सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।